जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री मैंने आपको पूरी की पूरी पढ़ा दी, तो उसके ऊपर जो भी जितना भी हमारा लेक्चर वाला वीडियो है, आप सारे के सारे वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को नोट करिए, ताकि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सके। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स बेसिकली होता क्या है, अब झारखंड में जितना सारा एग्ज़ाम अभी तक हुआ है उसमें लाइन्स एंड एंगल से डायरेक्टली सवाल नहीं आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं, इस चैप्टर को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ज्योमेट्री का बेस आप समझिए तो इसी के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ हम लोग बहुत सारा एंगल्स के बारे में जानेंगे, लाइंस के बारे में जानेंगे कि लाइंस फंक्शन करता कैसे है, कौन कौन से लाइंस होते हैं, बेसिकली बहुत सारे टर्म हम लोग जानेंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन में ना आपका रहेगा। क्वेश्चन के बीच बीच में आपका रहेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन, पैरेलल लाइन, ये सारा का सारा वर्ड ना आपका क्वेश्चन में रहेगा। तो अब जब इनके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आपका मामला फंस जाएगा कि आपका कोई भी एंगल हमेशा कैसे बनता है, दो साइड के मिलने से हमेशा एक एंगल बनता है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे तब क्या क्या रिजल्ट बनता है, तो वो सारी की सारी बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप ना सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और जो भी होगा आप एक एक बात को चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए, एक बार ना नोट बनाना ही चाहिए, एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा तो हमेशा के लिए झंझट से मुक्ति हो जाएगा। बहुत डीप में यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, झारखंड में बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत डीप में सीजीएल के लिए हम लोग जा सकते हैं, लेकिन झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम हो अभी तक हुआ है, वनडे एग्ज़ाम आपकी नौकरी के लिए, उसमें ना बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, लाइंस एंड एंगल्स। हिंदी वाला के लिए रेखाएं और कोण, ठीक है, ठीक है। ये आप हेडिंग लगा लीजिए, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक बात जानिए कि लाइन को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट क्या है। देखिए, ज्योमेट्री ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। पॉइंट, बिंदु ये है क्या, ठीक है। तो भाई, बिंदु एक ऐसा फिगर है जिसका रेडियस हमेशा 0 माना गया है ज्योमेट्री में। तो आपको पॉइंट के बारे में क्या जानना है कि इसका जो रेडियस है ना वो क्या है, 0 है। अच्छा, ये एक पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या है, 0 माना गया है, ठीक है। पॉइंट से भाई देखो सारा का सारा चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो जो ज़रूरी है ना उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ने में ही भलाई है। ज्योमेट्री में इतना सारा थ्योरम है, अगर आप पढ़ने लगे ढंग से तो भैया 100-150 थ्योरम तो पार कर ही जाएगा एकदम शौक से, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा है पॉइंट, आप इसको समझिएगा। अब आते हैं लाइन पे, जिसको हम लोग रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में रेखा कहते हैं। देखिए, लाइन एक ऐसा फिगर है, प्लेन सरफेस पे, समतल पे लाइन एक ऐसा फिगर है जो ना एंडलेस है, दोनों तरफ बढ़ते जाता है और बहुत दूर तक जाता है। इतना दूर जाता है जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी तक ये बढ़ते जाता है। और जब हम एक लाइन का बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो एक लाइन ना बहुत सारा पॉइंट से मिलके बनता है। एक लाइन पे ना बहुत सारा पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो रेखा है हमारा ना वो दोनों तरफ जो है बढ़ते जाता है, दोनों तरफ बढ़ते जाता है। लाइन का लेंथ हम लोग नहीं माप सकते हैं, लाइन का
ये अगर एक लाइन है तो इसका लेंथ हम लोग नहीं माप सकते हैं। इसका एक टुकड़ा का लेंथ हम लोग माप सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम लोग इसको छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए आप लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा खंड। क्या बोलते हैं, रेखा खंड। ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा एक लाइन है। इस लाइन पे हम ना 2 स्टॉपेज लगा दें, ए और बी। तो भैया ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया, रेखा खंड हो गया। ए बी हमारा क्या है, रेखा खंड। रेखा और रेखा खंड में इतना ही फर्क है कि रेखा खंड का लेंथ हम माप सकते हैं, रेखा खंड का लेंथ फिक्स है, लेकिन लाइन का लेंथ फिक्स नहीं है। हम लाइन का लेंथ जो है मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है। चौथा चीज़ देखिए, चौथी जो चीज़ है वो चौथी चीज़ है आपका रे। क्या बोलते हैं, रे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। क्या कहते हैं, किरण। अब किरण के बारे में समझिए। किरण जो है एक ही तरफ बढ़ती है, एक पॉइंट से, एक ओरिजिन से एक ही तरफ बढ़ती है किरण, और एक तरफ बढ़ते जाती है। जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट है और यहाँ से ऐसे क्या निकला, एक रे निकला। तो रे का ना एक सोर्स पॉइंट होता है, एक उद्गम स्थल होता है जहाँ से किरण निकलती है। जैसे कि सन रे का सोर्स पॉइंट क्या, सन है, वो सूरज से निकलती है। तो रे क्या है, एक स्थान से निकलती है और वो आगे बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा चीज़ देखिए, 5वां चीज़ देखिए। अब आपने लाइन समझा, लाइन सेगमेंट समझा। अब आप समझिए पैरेलल लाइन। क्या समझिए, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा या समांतर रेखा। क्या बोले, समांतर रेखा। एकदम छोटी छोटी बातें, बहुत आपको हम बेसिक से बता रहे हैं। ये चीज़ ना आपको 9th 10th में मिलेगा, 9th में मिलेगा। समांतर रेखा, ऐसा दो रेखा जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। जैसे कि ट्रेन का पटरी क्या कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद कर सकती है, नहीं। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, समांतर लाइन में क्या होता है, 2 लाइन ऐसा होता है, 2 लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा हर जगह पे क्या होता है सर, बराबर होता है। 2 समांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, है ना, हिंदी वालों के लिए बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। पॉइंट के बारे में मैंने क्या बोला कि पॉइंट का जो रेडियस है उसका, पॉइंट के रेडियस को 0 माना गया है। वैसे कुछ ना कुछ तो इसका रेडियस होता ही होगा, अभी तक इसका रेडियस को 0 माना गया है। लाइन क्या है, तो लाइन एक ऐसा फिगर है जो दोनों तरफ बढ़ते जाती है, इनका लेंथ हम माप नहीं सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, अगर हम लाइन पे 2 स्टॉपेज लगा दें या हम 2 कट लगा दें, काट दें इसको, ठीक। या आप देसी भाषा में इसको ऐसे समझिए कि रेखा का एक हम टुकड़ा निकाल लिए, तो वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं। रेखाखंड का लंबाई नापा जा सकता है, लेकिन लाइन का लंबाई नहीं माप सकते हैं। रे क्या है, रे ना हमेशा एक सोर्स से निकलता है। पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन ऐसा 2 या 3 या 4 लाइन हो सकता है जिनके बीच का जो दूरी है वो हमेशा क्या है, बराबर होगा। भाई मेरे एक बात समझो, इससे सवाल नहीं आएगा, सवाल में ये रहेगा, इससे सवाल नहीं आएगा, सवाल में
ये सारा का सारा टर्म रहेगा और ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा टर्म रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए, मैंने आपको जितनी भी बातें बताई समझ में आ गई होगी, उसमें कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। क्या है? सीधी रेखा। इस बात को समझिए, स्ट्रेट लाइन का यूज हमेशा ना दो पॉइंट को मिलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है क्या है बी, इनको अगर मिलाना है तो ये हमेशा सीधी रेखा से ही मिलेगी। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कहते हैं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी इसका भूल जाते हैं। हाँ, तिरछी रेखा। तिरछी टोपी वाले हैं ना, तो इसको कहते हैं तिरछी रेखा। तिरछी रेखा, तिरछा रेखा। देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये क्या है? ए बी है और ये क्या है? सी डी है। क्या है ये? ए बी है और ये सी डी है। तो आपसे कोई पूछे कि ए बी और सी डी दोनों कैसा रेखा है, तो आप कहेंगे ए बी और सी डी दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, तिरछी रेखा है। अब एक बात समझिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि पैरेलल लाइन, जब दो लाइन पैरेलल है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, नहीं करेगी। लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन जो है, तिर्यक रेखा जो है, तिरछी रेखा जो है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, करेगी ही करेगी। तो भाई, ये जो तिरछी रेखा है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये बात आपको याद रखना है, जरूरी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एकदम बेसिक बातें हैं। ये बात आपको शायद आती हुई होगी और हो सकता है कि अभी ये बातें आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये सारा वर्ड ना आपके क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए मैं ये छोटी छोटी बातें आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, गलत लिखा गया यार, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ना, इनका नाम ही है, ये एक दूसरे को हमेशा क्या इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब यहीं पे आपको समझना है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे, तो वायर यार फंस जाता है। अब यहाँ से हम आपको धीरे धीरे उन चीज़ों पे लेके जाएंगे जिससे आपका सवाल ना एग्जाम में आएगा। मैंने आपको क्या बोला? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप समझिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यहीं पे लिखते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ से आपका सवाल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको धीरे धीरे एग्जाम वाले चीज़ों पे लेके जाएंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होता है? देखिए, ये लाइन है हमारा ए बी। क्या है ये? ए बी है। लाइन है या लाइन सेगमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों जो है ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है, प्रतिच्छेद की है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, इसको
कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण करती है तो वर्टिकली अपोजिट, इधर मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कहते हैं सम्मुख कोण लिख लीजिए या शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिए, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल किस चिड़िया का नाम है, कहाँ बनता है ये? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ नाम देके लिखिए, एंगल AOC बराबर एंगल DOB। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीक़ा से ये एंगल और ये एंगल, इसको भी नाम दे दीजिए, एंगल AOD बराबर एंगल COB। आप पूरा ज्योमेट्री में एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस एंगल के बारे में आप बताना चाहते हैं, जिस कोण के बारे में आप बताना चाहते हैं, उसको हमेशा बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे उसको? बीच में। AOD हम इस एंगल के बारे में बताना चाहते हैं तो वो हमारा कहाँ है, बीच में है। COD हम इस एंगल के बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमारा वो कहाँ है, बीच में है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, तार फंस जाता है यार। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये भी एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको यहाँ लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर A डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, A डिग्री। अगर ये हमारा B डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, B डिग्री। और यहाँ पे कंप्लीट एंगल पूरा कितना डिग्री का बनेगा, तो 360 डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा यहाँ पे। मतलब हम इसको लिख सकते हैं AA, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। A प्लस B बराबर कितना डिग्री का बनेगा भाई, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब अगर हमसे ये वाला एंगल या ये वाला एंगल पूछ देगा तो आप कहेंगे ये 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। और पूरा एंगल कितना का बन रहा है, 360 डिग्री। तो 360 में 120 गया तो कितना बचा, 0। यहाँ 4 और यहाँ कितना बचा, 2। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया, 240 डिग्री। लेकिन ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। बहुत छोटा छोटा बात से आपको हम समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। अब झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए या कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर उसमें ज्योमेट्री है तो आप सवाल को तोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है और दोनों एंगल का सम कितना है, 240 डिग्री। इसका मतलब इधर भी 120 डिग्री है और इधर भी 120 डिग्री है। ये बात आपको समझना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, सबको ना नोट करते जाना, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और कोर्स में आपको कुछ भी समझ में ना आए, कोर्स में आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आपके पास जो नंबर दिया हुआ है ना, आप उस नंबर पे फ़ोन लगाइए, व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, ठीक है, या टेलीग्राम में मैसेज भेजिए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे।
तो आप अभी याद रखिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लिखिए कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन इसको कहते हैं संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं, देखो यहाँ ना रेखाओं का संगम है, संगम है एक जगह पे। संगम मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिलता है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, ठीक है। मतलब तीनों नदियाँ उस पॉइंट में आपस में आके मिली। सेम उसी तरीक़ा से संगामी रेखाएं जो है, इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारा रेखा जो है पास होती है यहाँ से। तो ये सारा का सारा रेखा क्या हो गया, संगामी रेखा। क्या हो गया, संगामी रेखा, कनकरेंट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल के बारे में, कोण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। एकदम छोटी छोटी बातें। देखिए अगर सब कुछ आप नहीं समझिएगा ना तो कहीं भी कोई भी आपको फंसा देगा और आपको फंसना नहीं है, ठीक है। अब जो एंगल होता है, देखो कोण का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे दो दीवारें जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ वहाँ कोना कोना नहीं बन जाता है। तो कोना कोना ही तो कोण है, मतलब दो दीवारें या दो इमेजिनरी लाइन, जैसे कि यहाँ मिला और ये यहाँ मिला, ठीक है। ये है, ये बी है और दोनों जो है इधर से पास हो गया ओ पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना भाई, एंगल बना। तो एंगल हमेशा दो आर्म को मिलने, दो आर्म, दो भुजा या दो साइड के मिलने से हमेशा एंगल बनता है। यहाँ मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो एंगल जो है हमेशा दो साइड के मिलन से एंगल बनता है, ठीक है। ये बात आपके जेहन में आना चाहिए, ठीक है। और जब हम एंगल पे पहुंच गए हैं तो एंगल का टाइप बहुत सारा होता है, उन एंगल को अपने एंगल से समझेंगे, ठीक है। देख भाई एकदम छोटा छोटा बात हम आपको समझा रहे हैं, आप ना इसको समझिएगा, ठीक है। तो एंगल ना बहुत टाइप का होता है, ठीक है। सबको हम लोग समझते हैं ध्यान से, सबको हम लोग समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एंगल। क्या होगा, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, ठीक है। तो ट्रायंगल के बेस पे भी एंगल होता है, और जब दो एंगल का सम कुछ हो तो उनका भी कुछ नाम होता है। तो सबसे पहले आप देखिए एक्यूट एंगल। सबसे पहले आप देखिए पहला नंबर में एक्यूट एंगल, इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। अभी हम लोग, आप समझिए कि टर्मोलॉजी समझ रहे हैं। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून मतलब क्या होता है, छोटा, कम। तो न्यून कोण वैसा कोण को कहते हैं जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। देखिए 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं बनता है, एंगल में 0 डिग्री होता ही नहीं है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ऐसा एंगल जिसका सम जो है 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो, इसका मतलब देखिए ये हमारा एक एंगल बना, यहाँ एक थीटा हमारा एंगल बना। थीटा हमारा क्या है, एंगल बना। तो जो थीटा का जो वैल्यू है वो तो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। अब देखिए 90, 0 से ऊपर और 90 से नीचे जितना भी एंगल बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री, सब के सब का सब एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर में हो, 28.5 डिग्री भी हो सकता है, 35.5 डिग्री भी हो सकता है ना, 50.5 डिग्री भी हो सकता है। तो वो सारा का सारा एंगल क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। दूसरा,
राइट एंगल इसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं इसको? समकोण। समझो बात को। समकोण ना बहुत बार आएगा आपके क्वेश्चंस में, या आप जब पढ़िएगा ज्योमेट्री तो बहुत जगह आएगा समकोण। समकोण राइट एंगल ऐसा कोण है जिस कोण का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ना तो 90 से कम ना तो 90 से ज़्यादा। ठीक है, तो जब एंगल का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है और थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा कैसा है? राइट एंगल है, समकोण है। ठीक है, तो ये क्या होता है? समकोण होता है। और आप यहीं पे एक बात समझ लीजिए, जब समकोण का बात करेंगे ना तो जिस पॉइंट पे समकोण बनेगा ना वहाँ पे दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होता है, एकदम सीधी रेखाएं होती है। कहने का मतलब है अगर हम इसको ऐसे बना दें मेरे भाई, ऐसे बना दे, ये A है, ये B है और ये C है, और ये हमारा एंगल B बराबर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि AB जो है परपेंडिकुलर है BC पर, या इसी को लिख सकते हैं BC जो है परपेंडिकुलर है AB पे। दोनों बातें सही है। AB लंब है BC पे या BC लंब है AB पे, दोनों बातें सही है। जब जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब होगी, जब जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे पे लंब होगी तब 90 डिग्री का जन्म होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और ये बात एक तरफ नहीं होगा, ये बात चारों तरफ 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा BC लाइन आगे गया। ठीक है, तो भैया यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, चारों तरफ 90 डिग्री का जन्म होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तब देखिए चार समकोण बनेगा ऐसे। ठीक है, और चारों का सम कितना? 360 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, लिखते जाना एक एक चीज़ को, जो भी देख रहे हैं भाई बंधु सखा मित्र यार सब लोग। ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मतलब वैसा एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। और राइट एंगल मतलब वैसा एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो और राइट एंगल में जो है दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो भी होगा आपका तीसरा बात लिख लीजिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोले सर? ऑब्ट्यूज एंगल, इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलते हैं इसको? अधिक कोण। अब ये अधिक है, किससे अधिक है? तो 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है। ऐसा कोण, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, ये हमारा थीटा है। और थीटा हमारा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। ऐसा कंडीशन भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि थीटा जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। मान लेते हैं आपको समझने के लिए कि ये एंगल हमारा 135 डिग्री का है। कितना का है? 135 डिग्री का है। तो ये कैसा कोण है? तो ये हमारा जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है ये? ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए रिफ्लेक्स
एंगल, इसको कहते हैं हिंदी में रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब ये जानिए कि प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल क्या है। देखिए ये सब बातें एक बार में बताई जा सकती थी, लेकिन हम आपको लिख लिख के समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये टर्म ना आपके क्वेश्चन में आएगा, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो आप यहीं पे समझिए। ठीक है, कि अगर इस एंगल का वैल्यू 135 डिग्री है तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना, तो ये बाहर वाला पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बड़ा वाला पार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस पूरा एंगल, इस पॉइंट पे पूरा एंगल का वैल्यू कितना है, 360 डिग्री है। अगर हम 360 डिग्री में 135 डिग्री घटा दें तो ये 5, यहाँ 5 में 3 गया 2 और 2, तो भैया इधर वाला पार्ट का वैल्यू कितना बचा, 225 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जो 225 डिग्री है वो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से कम होता है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा होता तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। तो ये देखिए, ये 4 टाइप का आपका एंगल होता है। पहला मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल, वैसा एंगल जिसका मान जो है 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम। फिर मैंने बताया राइट एंगल, जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो वो क्या है, राइट एंगल है। और राइट एंगल जब जब बनेगा तब तब दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। फिर मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल है जिसका सम 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। फिर मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। तो इन बातों को आप एक जगह पे समराइज करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम इन सब बातों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आपको ऐसे भी समझा सकते थे, लेकिन भाई फिर आपको पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, पैसा देने का फ़ायदा क्या होगा, आप जब चीज़ों को समझेंगे ही नहीं तब। ठीक है, देखिए आप कहीं भी इनको एक जगह समरी बना के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, कैसा, एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण। एग्जैक्ट अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो यार थीटा क्या है, आप थीटा की जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ये एक साइन है, संकेत है। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, राइट एंगल है, ये क्या है आपका समकोण है। थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो ये क्या है, आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में अधिक कोण। ठीक है, थीटा का वैल्यू जब 180 से बड़ा लेकिन 360 से कम है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इतनी सी बातें आपको समझ में आई, ये 4 टाइप का एंगल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, राइट एंगल मतलब देख भाई समकोण। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, एंगल मतलब कोण, और रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती कोण। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। ये चारों चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप समझिए, ठीक है, आगे आप समझिए। मान लेते हैं कि हमारा दो एंगल अल्फा और बीटा है। क्या है? दो एंगल अल्फा और बीटा है। तो पहला कंडीशन जानिए, अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है, अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है तो ऐसा एंगल को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हिंदी में इसको कहेंगे पूरक या समपूरक कोण, पूरक या समपूरक कोण। ठीक है, अगर दो एंगल का सम जोड़ के 90 डिग्री होता है तो ऐसा एंगल को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं, समपूरक नहीं कहते हैं, कोटि पूरक कहते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन जानिए, अगर अल्फा और बीटा का सम आपका 180 डिग्री हो तो इसी को सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में समपूरक कोण। एकदम छोटा छोटा बात है। क्या है ये? छोटा छोटा बात है, ये आपको जानना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखिए तीसरा चीज जानिए, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर भी एक तरीका से इसी को कहते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है कि जब हम एक सीधा रेखा पर कोई भी पॉइंट पे हम एंगल नापते हैं ना भाई, तो ये एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री का होता है। अगर हम इस 180 डिग्री वाले एंगल पे हम एक रेखा खींच दें, हमें क्या, एक रेखा खींच दे और ये एंगल ए डिग्री है और ये एंगल हमारा बी डिग्री है, तो इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ए और बी हमारा क्या हो गया? लीनियर पेयर। या आप इसको अल्फ़ा और बीटा मान लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो आप इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। और इसको ना स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, सीधी रेखा कोण। ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन में आएगा तो वर्ड के रूप में आएगा। ठीक है, टर्म आपका लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए ये सारी की सारी बातें आपको मालूम भी होगी, और कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको अभी तक मैंने नहीं बताया है। ठीक है, कहीं भी आपको बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते थे, लेकिन किसी कारणवश आपने नहीं समझा, आप जो है रील्स बनाते रह गए, पतली कमरिया बाली उमरिया पे। तो भैया आपका मामला क्या है सर? फंस गया। ठीक है, आपका मामला क्या है? फंस गया। अब देखिए इतना वर्ड्स, इतना टर्म पढ़ने के बाद अब आते हैं लाइंस एंड एंगल्स का मेन कंसेप्ट पे, जिसको पैरेलल लाइन कंसेप्ट कहते हैं। मतलब दो समांतर रेखा या तीन समांतर रेखा को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी, तब क्या क्या कंसेप्ट बनता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए दो पैरेलल लाइन है, ए बी सी और डी, दो हमारा समांतर रेखा है। इसको कोई एक रेखा है जो इंटरसेक्ट करती है, इस रेखा का लाइन क्या है? नाम क्या है? एल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जी ए बी पैरेलल टू सी डी। ज्योमेट्री में दो बराबर लाइन जब हम खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। ये जो है पैरेलल का क्या है? साइन है, समांतर का साइन है। बहुत जगह ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखा दो से अधिक भी हो सकती है, रिजल्ट जो है सबके लिए बराबर रहेगा। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8 कोण बना। इन 8 कोण में आपस में बहुत सारा रिलेशन है, ठीक है। तो जो पहला आप नाम लिखिए, पहला नाम लिखिए, उसको लिखिए संगत कोण, ठीक है। पहले पहचानिए, क्या लिखिए? संगत कोण, इंग्लिश में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब देखिए संगत कोण कहते किसके हैं, कहते किसको हैं? जो आपको, आप इसको ऐसे समझिए, जो एक ही साइड होगा और सेम शेप में होगा, सेम आकार में होगा। जैसे कि 1 और 5, 1 और 5 क्या है? संगत कोण है। फिर देखिए 4 और 8, 4 और 8 क्या है? संगत कोण है। 2 और 6, 2 और 6 क्या है? संगत कोण है। फिर देखिए 7 और 3, 7 और 3 क्या है? संगत कोण है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है मेरे भाई, तो जितने भी संगत कोण हैं, जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। आप इसको ऐसे देखिए, तार बहुत फंसता है यार, आपस में बराबर होती है। तो आप देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या होगा? 5, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। फिर देखिए एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? 8, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 8। फिर देखिए एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6। और देखिए एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? 7, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 7। तो ये ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे, तिरछी हो या सीधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट जो है बराबर होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो संगत कोण, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, संगत कोण बराबर होते हैं। ये सारा का सारा संगत कोण है और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा चीज है, दूसरा एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, इंग्लिश वालों के लिए है अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब पहले पहचानिए कि अल्टरनेट एंगल होता कौन कौन है। तो देखिए हमेशा तिरछा तिरछी देखिएगा, ठीक है। एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। 3 और 5 क्या है? एकांतर कोण है। देखिए 3 और 5 तिरछा तिरछी, उस पार से इस पार, 3 और 5 क्या है? एकांतर कोण है। फिर देखिए 1 और 7, 1 और 7 क्या है? एकांतर कोण है। और 2 और 8 भी क्या है? एकांतर कोण है। तो यहाँ पे दो आता है टर्म, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर, तो अंतः एकांतर कोण। तो देखिए 4 और 6 क्या है? अंदर है। 3 और 5 क्या है? अंदर है। तो 4, 6, 3, 5 क्या हो गया? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और 1, 7 और 2 और 8 क्या हो गया? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाहरी एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो उतना आपको मतलब नहीं समझना है, आप सीधा समझिए कि अल्टरनेट एंगल जो है किसको किसको कहते हैं? जो इस पार से इस पार हो और इस पार से इस पार हो, ठीक है। आप ऐसे समझिए देसी भाषा में। 4, 6, 3, 5 क्या है? एकांतर कोण है। तो और ये एकांतर कोण भी ना, अल्टरनेट एंगल भी ना, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये क्या हो गया? ये आपस में क्या होंगे सर?
बराबर होंगे। ठीक है, फिर देखिए आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। देखिए भाई बड़ा आराम से हम आपको समझा रहे हैं, तो आप एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर, इक्वल है, इंग्लिश में इक्वल होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5, तो ये जो है ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः, हिंदी वालों के लिए अंतः एकांतर, भाई सब कुछ लिख दे रहे हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, और ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ए अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ना याद कर लीजिएगा समझ के। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे और बेहतर तरीक़ा से। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, तीसरा नंबर में आपको लिखना है एडजेसेंट एंगल। बड़ा आराम से आपको हम समझा रहे हैं, इसको कहते हैं आसन कोण। इसको समझिए, आसन कोण, आसन कोण। ठीक है, अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है AB और CD, और ये लाइन L जो है इनको इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के अंदर एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है। और पैरेलल लाइन के अंदर इधर एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, आसन कोण है। तो जो एडजेसेंट एंगल होता है ना, इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जो आसन कोण है एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। और एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इतना सारा रिजल्ट आपको इस सेगमेंट में याद रखना है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सारा का सारा ना थ्योरी आपके दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए, तभी हम लोग सारे के सारे सवाल को तोड़ पाएंगे, नहीं तो मामला फंस जाएगा, मामला फंस जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ना आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम मिटा देते हैं, क्योंकि आप लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। नहीं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। एक ही बार समझ के लिख लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा। मामला क्या होगा, फंस जाएगा। अभी हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक फिगर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है और इसको ये लाइन जो है इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो इस एंगल को हम, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। क्या है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो ध्यान से समझिए, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका संगत कोण कौन सा, ये वाला होगा। ये भी क्या होगा, मेरा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ना। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कौन होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे समझिए, ये भी 60 है तो ये भी 60, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों रेखा, इसको हम नाम दिए L, इसको A, ये है B, ये है C और ये D है।
ठीक है। ए बी और एल जो है, देखिए आप ऐसे समझिए, ये हमारा ए बी है और ये हमारा एल है, ए बी है और एल है। ए बी और एल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या वर्टिकली ओपोजिट एंगल आपस में बराबर नहीं होता है गुरु? ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट आप यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। और देखिए, क्या आपको मैंने अभी नहीं बताया, अभी नहीं बताया कि एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो क्या इधर 120 डिग्री नहीं होगा? इसका मतलब इधर वाला पार्ट कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 120 है तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, तो ये भी क्या होगा? 120 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण ये बनेगा, ये भी क्या होगा? 120 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो इसका बाहरी एकांतर कोण कहाँ? यहाँ बनेगा, ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये 120 है तो इसका बाहरी एकांतर कोण ये बनेगा, ये भी क्या होगा? 120 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए कि एडजेसेंट एंगल आसन कोण 120 और 60 दोनों मिला के 180 नहीं हुआ। आसन कोण 60 और 120 मिला के 180 नहीं हुआ। तो भैया पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है दिमाग में रखना होगा, तब जाके आपका सवाल बनेगा, नहीं तो मामला जो है फंस जाएगा। तो ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताते हैं, ये चीज़ शायद छूट गया हमसे, वैसे ये बात आपको मालूम भी होगा, ठीक है। देखो भैया, अगर अच्छा से नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगा, और एग्ज़ाम में ही दिक्कत होगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा। ना आपके जीवन में होगा, ना आपके पारिवारिक जीवन में होगा, ना कभी भी जीते जी आपको लाइन सेन एंगल से सामना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में सामना होगा, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि एक सीधी रेखा पर जो है कोण जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इस पॉइंट से कितना भी सारा रे निकाल दें, किरण निकाल दें, बहुत सारा, ठीक है, तब भी इसका पूरा का सम कितना? 180 डिग्री ही रहेगा। अगर ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, तो सबका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, सबका सम कितना होगा भाई? 180 डिग्री। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। आज का सारा क्लास, बहुत कुछ हमने नहीं बताया। बेसिकली हमने आपको पॉइंट के बारे में बताया। हमने शुरुआत की पॉइंट से कि पॉइंट एक ऐसा गोल फिगर है जिसका रेडियस नहीं होता है, जिसका रेडियस को 0 माना गया है। लेकिन ऐसा कोई भी फिगर है जो गोल है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है, लेकिन पॉइंट का रेडियस को 0 माना गया। फिर मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया कि लाइन एक ऐसा फिगर है जो दोनों तरफ असीमित तरीक़ा से बढ़ते जाता है और उसका लेंथ हम लोग नहीं माप सकते हैं। लेकिन लाइन का एक टुकड़ा, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं, उसका दोनों छोर जो है निश्चित कर दिया जाता है, तब हम उसका लेंथ माप सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन बताया, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने आपको
ट्रांसवर्सल लाइन बताया, कनकरेंट लाइन बताया। उसके बाद एंगल के बारे में, एंगल में हमने जाना एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसका जो है वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। फिर मैंने आपको बताया राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। फिर हमने जाना ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो है 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। फिर हमने जाना आपका रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो है 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। और जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है, आप इसको भी जान लीजिए, जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हमेशा कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझिए। ठीक है, जो मैंने आपको कनकरेंट लाइन बताया ना, तो इस पॉइंट से कितना भी रेखा जाएगा ना, यहाँ पे जो है कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का ही बनेगा सबका सब। ठीक है, 180 ऊपर और 180 नीचे। उसके बाद मैंने आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट बताया। पैरेलल लाइन में क्या बताया कि जितना भी संगत कोण है सबके सब बराबर होता है। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और फिर एक एग्जाम्पल देके समझाए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेप्ट के साथ सवालों को तोड़ने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट पे धीरे 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 ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पूरा मिक्स वाला सारा का सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ही पढ़ने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय।